Hello students, how are you? I am Vinita Srivastav, class 12th biology. I am start with the topic that is transcription and genetic code. Students, ट्रांसक्रिप्शन क्या है पहले तो ये जान लेना चाहिए हमको कि व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन. The genetic information from one strand of DNA is converted into RNA. That is transcription. Okay. So students, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं. यस. ओके. नाउ देखिए, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 फीचर्स होते हैं. ट्रांसक्रिप्शन की जो यूनिट है उसमें 3 फीचर्स होते हैं. इसमें सबसे पहले प्रोमोटर रीजन आएगा एंड स्ट्रक्चरल रीजन, स्ट्रक्चरल जीन है ना, स्ट्रक्चरल जीन होते हैं. और उसके बाद क्या आता है, एंड देन टर्मिनेटर. ओके. तो क्या बोला मैंने कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 फीचर्स होते हैं. इसमें सबसे पहले प्रोमोटर रीजन आता है, देन स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट है, उसके बाद आता है टर्मिनेटर. ओके. अगर ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोटाइड्स है ना, सम सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें ये स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, स्ट्रक्चरल जीन. वो आगे चलकर कोड करेंगे तो किसी न किसी आरएनए की फॉर्मेशन करेंगे और वो आरएनए जो आरएनए की फॉर्मेशन हुई है वही आरएनए ट्रांसलेशन करेगा और प्रोटीन की फॉर्मेशन करेगा. ओके. तो ये वो रीजन है जहाँ यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है. मतलब स्टार्ट होते हुए क्या, प्रमोटर रीजन, मतलब जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है उस रीजन को कहा जाता है प्रमोटर रीजन. लेकिन वो रीजन जहाँ पर ये प्रोसेस टर्मिनेट करेगा, मीन्स रुकेगा, वो कौन सा होगा, वो कौन सा रीजन होगा, वो है टर्मिनेटर रीजन. सिंपल इज दैट. क्लियर. तो ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसमें कौन सा प्रमोटर रीजन है, कौन सा टर्मिनेटर रीजन है, ये हमें कौन बताता है, कौन बताएगा, वो कोडिंग स्ट्रैंड बताएगा ना. देखिए, दोनों स्ट्रैंड में से एक ही स्ट्रैंड आगे चलकर ट्रांसक्रिप्शन करेगा और वो होता है टेम्परेट स्ट्रैंड. ठीक है. और ये जो यहाँ पर दूसरा स्ट्रैंड है, कोडिंग स्ट्रैंड, वो तो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकता. तो कुछ तो फंक्शन करेगा, कुछ तो फंक्शन होगा इसका. ये इसकी पोलैरिटी के हिसाब से पता चलेगा कि प्रमोटर रीजन कहाँ है और टर्मिनेटर रीजन कहाँ है. तो कोडिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी मतलब जहाँ पर इसका 5 प्राइम है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अपस्ट्रीम एंड कहा जाता है. और जहाँ पर कोडिंग स्ट्रैंड का 3 एंड है, 3 प्राइम एंड जहाँ पर होता है उसे डाउनस्ट्रीम कहते हैं. तो कोडिंग स्ट्रैंड अपस्ट्रीम यानी कि लेफ़्ट साइड में 5 एंड की तरफ प्रमोटर रीजन जिसे हम कहते हैं होगा, और कोडिंग स्ट्रैंड के डाउन स्ट्रीम यानी कि 3 प्राइम एंड की तरफ हमेशा टर्मिनेटर रीजन होगा. ठीक है. मतलब जो 5 एंड की तरफ तो क्या होगा, प्रमोटर रीजन होगा, 5 प्राइम एंड की साइड क्या होगा, प्रमोटर रीजन. ठीक है. और 3 एंड प्राइम की साइड क्या होगा, 3 प्राइम एंड की तरफ क्या होगा, जो 3 प्राइम एंड है आपका उसकी साइड, उधर की साइड होता है क्या होता है, टर्मिनेटर रीजन. तो ये जो रीजन है इन्हें ये कोडिंग स्ट्रैंड के रेस्पेक्ट में पता लगाते हैं. ये क्या कोडिंग के हम रेस्पेक्ट में पता लगाते हैं. ठीक है. अब आप देखोगे कि ये जो डीएनए हैं उनमें से एक ही स्ट्रैंड क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करेगा.
और वो स्ट्रैंड कौन सा होगा? वो है टेम्परेट स्ट्रैंड, और यही इन्वॉल्व होगा, इसी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जो सीक्वेंस है इसका क्या है? 3' to prime', और ट्रांसक्रिप्शन ही वो जो प्रोसेस है ना, वो 5' to 3', जो ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है वो किस साइड को होती है, किस डायरेक्शन में होती है? 5' to 3'। उसके लिए जो एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के लिए, जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, वो कौन सा एंजाइम होता है स्टूडेंट्स? दैट इज़ RNA पॉलीमरेज। लेकिन इसको RNA पॉलीमरेज नहीं बल्कि DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज कहते हैं। ओके, इसे क्या कहते हैं? DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। क्योंकि DNA के 2 स्ट्रैंड में से केवल एक ही ट्रांसक्रिप्शन करेगा। वो कौन सा है? वो कौन सा स्ट्रैंड है? ये तो RNA पॉलीमरेज को पता लगाना पड़ेगा ना, उसके लिए वो DNA पर डिपेंड है, इसलिए उसे कहा जाता है DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज एंजाइम। ओके, DNA का मान लीजिए आप DNA का स्ट्रैंड है, उस स्ट्रैंड पर कोई जीन प्रेजेंट है, ओनली 1 प्रोटीन या पेप्टाइड की फॉर्मेशन के लिए अगर कोई भी DNA का सीक्वेंस एक ही पेप्टाइड की फॉर्मेशन करेगा, दिस इज मोनोसिस्टोनिक। ओके, अगर एक ही पेप्टाइड की फॉर्मेशन होती है उसे मोनोसिस्टोनिक कहते हैं। राइट, बताइए DNA और जीन में डिफरेंसेस क्या होता है भाई? जीन एक ऐसा सीक्वेंस होता है DNA का जो आगे चलकर ओनली कोडिंग मतलब आगे जाकर क्या करेगा? ओनली कोडिंग करेगा RNA के लिए। तो अगर कोई भी ऐसा सीक्वेंस DNA पर या सिर्फ एक ही पेप्टाइड की फॉर्मेशन करेगा, है ना, दिस इज़ मोनोसिस्टोनिक। लेकिन अगर कोई ऐसा सीक्वेंस है DNA का जो 2 या 2 से अधिक प्रोटीन या एंजाइम की फॉर्मेशन करता है, एंजाइम्स की फॉर्मेशन करेगा, तो उसे कहा जाता है पॉलीसिस्टोनिक। ओके, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मोनोसिस्टोनिक इज़ फाउंड इन यूकैरियोट्स एंड पॉलीसिस्टोनिक इज़ फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है किसमें? प्रोकैरियोट्स में, मीन्स इन बैक्टीरिया। तो हमारे पास एक डबल स्ट्रैंडेड DNA है, इसमें एक लेफ़्ट साइड पर क्या है? एक प्रमोटर रीजन है। ओके, और तो ये हमारे स्ट्रैंड हो गए दोनों। इसमें एक स्ट्रैंड 3' to 5' है ना, ऐसे होता है, और एक 5' to 3' डायरेक्शन में। तो यहाँ पर ये जो सीक्वेंस है क्या है? यही तो सीक्वेंस है हमारा। देखिए RNA पॉलीमरेज जो एंजाइम है, मान लीजिए RNA पॉलीमरेज एंजाइम है, तो सबसे पहले क्या करेगा? वो सबसे पहले एक फैक्टर आता है इसमें, उसे हम क्या कहते हैं? सिग्मा फैक्टर। इस सिग्मा का काम है RNA पॉलीमरेज एंजाइम्स को प्रमोटर रीजन से बाइंड करवाना। सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा? सिग्मा फैक्टर आएगा। इस सिग्मा फैक्टर का क्या फंक्शन है कि ये RNA पॉलीमरेज जो एंजाइम है उसको क्या करता है? ये प्रमोटर रीजन से बाइंड करवाएगा। तो सबसे पहला स्टेप हो गया बाइंडिंग, हाँ, इनिशिएशन। अब RNA पॉलीमरेज क्या करेगा? ये फॉर्मेशन करवाएगा किसकी? RNA की। तो यहाँ पर RNA की फॉर्मेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो जो सीक्वेंस यहाँ पर प्रेजेंट होंगे उन्हीं का कॉम्प्लीमेंट्री RNA में आता रहेगा। RNA और DNA में डिफरेंसेस आपको पता ही है कि DNA में थायमिन प्रेजेंट है और RNA में यूरेसिल प्रेजेंट होता है। राइट,
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो आरएनए की फॉर्मेशन हो रही है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में हो रही है, और जो सेकंड स्टेप है उसे हम कहते हैं इलोंगेशन। यहाँ जो इलोंगेशन हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता जा रहा है। यहाँ पर OH फ्री बॉन्ड है 3 प्राइम पर, तो वो उस पर क्या करता जाता है, बार बार एडिशन करवाता जाता है न्यूक्लियोटाइड्स की। इसी वजह से इलोंगेशन होती जा रही है। ओके, सो नाउ फाइनली यहाँ पर कौन सा रीजन प्रेजेंट होगा? टर्मिनेटर। ओके, जैसे ही ये जो आरएनए पॉलीमरेज है टर्मिनेटर रीजन के कांटेक्ट में आएगा, तो वहाँ पर जो प्रोसेस होगी वो उसे क्या कहा जाता है, मतलब क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है ना। तो देखिए जैसे वहाँ पर सिग्मा फैक्टर प्रेजेंट था, वैसे ही यहाँ पर भी एक फैक्टर प्रेजेंट होगा, उसे कहते हैं रो फैक्टर। यही रो फैक्टर टर्मिनेट करवा देता है प्रोसेस को। लेकिन अगर टर्मिनेट रीजन से पहले भी कहीं रो फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज के कांटेक्ट में आ जाएगा तो प्रोसेस वहीं टर्मिनेट हो जाती है। दिस रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन, लेकिन रो फैक्टर आया ही नहीं और जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो टर्मिनेटर रीजन तक पहुंच गया, तो उसमें रो का तो कोई रोल ही नहीं होगा, तो वो रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन होगी। ओके, देखिए यहाँ पर हमारे पास पूरा आरएनए बन चुका है 5' to 3' के डायरेक्शन में। क्लियर? हम यहाँ प्रोकैरियोट्स में ही तो देख रहे हैं ना कि प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, तो प्रोसेस कहाँ पर होती है प्रोकैरियोट्स में? ये वाली साइटोप्लाज्म में। कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। यहाँ पर चाहे mRNA बने, tRNA बने, rRNA बने, हर तरीके के आरएनए के फॉर्मेशन के लिए सिंगल आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। ओके, अब हम ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, अभी ट्रांसक्रिप्शन ये जो है ना, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस ख़त्म भी नहीं हो पाती है। इससे ही प्रोटीन फॉर्मेशन वाले एंजाइम्स हैं वो इस आरएनए को प्रोटीन में चेंज करने का काम स्टार्ट कर देंगे, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हुई भी नहीं है और ट्रांसलेशन स्टार्ट हो गई। तो दोनों प्रोसेस साथ साथ चल रही हैं। ट्रांसक्रिप्शन इधर चल रही है और प्रोटीन सिंथेसिस इधर चल रही है, साइड बाय साइड। तो इसे कहते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अकर साइमल्टेनियसली, यानी कि एक ही साथ ये दोनों स्टेप चलेंगी। इसके बाद देखिए अब यहाँ पर आरएनए की फॉर्मेशन हुई, तो क्या हमने उससे मॉडिफाई किया? नहीं। तो जो आरएनए बनाया वो डायरेक्टली ट्रांसलेशन में एंट्री ले लेता है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन नहीं होगी। ये हमने क्या किस में देखा? प्रोकैरियोट्स में देखा। अब हम बात करते हैं यूकैरियोट्स में। इसमें यूकैरियोट सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस की 2 मेम्ब्रेन है, एज आई टोल्ड यू, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली। यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसमें जिस सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहाँ पर राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, दैट इज़ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक्चुअल में जो राइबोसोम्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या काम करवाएगा? लिपिड सिंथेसिस। ओके, तो वो फॉर्मेशन, ठीक है, ये लिपिड की फॉर्मेशन करवाता है। तो ये सब इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि प्रोकैरियोट की प्रोसेस जो होती है वो साइटोप्लाज्म में हो रही थी। पर यूकैरियोट्स में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कहाँ पर है? न्यूक्लियस में है। तो डीएनए आरएनए में जो चेंज होगा वो डीएनए में, मतलब जो डीएनए जो आरएनए में चेंज होगा यूकैरियोट्स में, तो वो कहाँ पर होगा? न्यूक्लियस में होगा। ओके,
ठीक है। तो देखिए हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, जब ये आरएनए में बदलेगा तो यहाँ पर क्या होगा, 3 आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रेजेंट है। कौन सा आरएनए पॉलीमरेज, फर्स्ट आरएनए पॉलीमरेज, सेकंड आरएनए पॉलीमरेज, थर्ड। फर्स्ट का क्या काम है, आरएनए, आरएनए। सेकंड को क्या कहते हैं, क्या बनाता है, एमआरएनए। और थर्ड टीआरएनए, टीआरएनए। इन तीनों के फंक्शंस, मतलब ये इन तीनों के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। देखिए हेट्रोजीनस आरएनए, ये 2 तरीके के सीक्वेंस हैं। इसमें 2 तरीके के सीक्वेंस होते हैं, इसलिए इसको हेट्रोजीनस आरएनए कहते हैं हम। हेट्रोजीनस आरएनए के पास 2 टाइप्स के सीक्वेंस होते हैं। कौन कौन से हैं, हमारे पास एचआरएनए, यानी कि हेट्रोजीनस आरएनए है, इसमें जो सीक्वेंस है वो एक एंट्रॉन है और दूसरा एक्सॉन। ठीक है, एक एंट्रॉन होता है और एक एक्सॉन होता है। एंट्रॉन ऐसे सीक्वेंस हैं एचआरएनए में जो कि किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद एमआरएनए में कुछ चेंजेस किए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। तो इसमें क्या होगा, देखिए सबसे पहले यहाँ पर एंट्रॉन्स फोल्ड हो जाते हैं, उन्हें रिमूव करना चलते हैं, मतलब करते चलते हैं। इन्हें नाम क्या दिया, स्प्लाइसिंग। ठीक है, जब ये इंट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं, ओनली एक्सॉन बचेंगे, तो एक्सॉन को जोड़ देंगे। अब एक्सॉन बचे हैं तो एक्सॉन को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इन्हें क्यों जोड़ा जा रहा है भाई, देखिए डीएनए स्टेबल होता है, आरएनए, क्योंकि डीएनए कैसा है, स्टेबल होता है। आरएनए से तो डीएनए स्टेबल होता है ना, क्योंकि आरएनए के अंदर म्यूटेशन का रेट फास्टर होता है। उसमें क्यों होता है, क्योंकि उसमें यूरेसिल प्रेजेंट होता है, इसलिए आरएनए है भाई। इसमें क्या है, सो ये आरएनए है, इसमें बहुत जल्दी म्यूटेशन हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसके म्यूटेशन की रेट को कम करेंगे। तो स्टूडेंट्स मेथिलाइजेशन इसलिए की जाती है, इसमें क्या करते हैं, मेथिलाइजेशन करते हैं, जिससे कि एमआरएनए में म्यूटेशन की रेट को कम किया जा सके, टू रिड्यूस द रेट ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन की रेट को कम करने के लिए जीपीपी की एडिशन करते हैं। ठीक है, इसे हम क्या नाम देंगे, अब कॉपिंग। ओके, अब क्या होगी, कॉपिंग होगी, जीपीपी की एडिशन हो रही है ना, इसे क्या कहते हैं, कॉपिंग। थर्ड स्टेप होगा वो 3 प्राइम एंड पर होगा। 3 प्राइम एंड पर क्या जोड़ देते हैं, हम जोड़ देते हैं पॉलीटेल, पॉलीएटेल है ना, पॉलीएटेल इसमें जोड़ देते हैं। मीन्स बहुत सारे एडेनिन की बहुत सारी सीक्वेंस, एडेनिन की जो पूरी एक टेल है पूरी, वो ऐड कर दिया जाता है। तो इसको क्या ऐड करने की क्या ज़रूरत है भाई, और ये प्रोसेस कहाँ चल रही है, न्यूक्लियस में चल रही है। लेकिन आगे चलकर प्रोटीन की जो सिंथेसिस होगी वो कहाँ होगी, वो आरईआर पर होगी। आरईआर मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो आपको हम आरएनए, आपको क्या करेंगे, हम आरएनए की जो बना, आरएनए में जो न्यूक्लियस बना है उसे न्यूक्लियस से बाहर भी तो लाना पड़ेगा ना। तो देखिए यहाँ पर जो टेलिंग की जा रही है वो इसलिए की जा रही है जिससे कि एमआरएनए मैच्योर मैसेंजर आरएनए को न्यूक्लियस से ट्रांसपोर्ट किया जा सके। इट कुड बी ट्रांसपोर्ट आउटसाइड द न्यूक्लियस। क्लियर। जब ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगी उसी के बाद ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट द जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड में क्या होता है, जेनेटिक कोड में आपने सेंट्रल डोग्मा पढ़ा होगा। उसमें क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन करता है, बहुत सारी कॉपिंग बनाता है, देन उसके बाद आरएनए बनता है। जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन।
और आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो उसे क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। जब भी प्रोटीन की सिंथेसिस होती है तो उसमें कौन सा जेनेटिक मटेरियल इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा? दैट विल बी आरएनए। तो ये जो आरएनए है इसमें हम कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड पढ़ेंगे? AUGC, दिस फॉर द नाइट्रोजन बेसिस। जब भी हम किसी न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि पेंटोज शुगर होती है विच फॉर द कनेक्ट, मतलब क्या होता है? कनेक्टेड विद द फॉस्फेट ग्रुप। मतलब जब भी हम न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आपने ये देखा होगा, ये सुना होगा कि क्या सुना होगा कि पेंटो शुगर होती है ना, विच फॉर द कनेक्टेड विद द फॉस्फेट ग्रुप एज वेल एज विद द नाइट्रोजनस बेसिस, जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं उनसे। तो एक न्यूक्लियोटाइड तभी बनेगा जब एक पेंटोज शुगर एक फॉस्फेट ग्रुप के साथ और एक नाइट्रोजन बेस के साथ जुड़ती है ना। डीएनए में क्या है? ATGC। आरएनए में क्या होता है? AUGC। इस तरह से जॉर्ज गैमफ एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले सजेशन दिया था, और उन्होंने क्या कहा था कि उन्होंने ये कहा था कि 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये हैं AUGC। जब ये शुगर फॉस्फोरस के साथ जुड़ते हैं तो एडेनिन यूरेसिल बोला जाता है। तो जॉर्ज गैमफ वॉज द साइंटिस्ट हु सजेस्टेड, जिन्होंने ये सजेस्ट किया था कि जो भी कोडॉन होने चाहिए वो ट्रिपलेट के फॉर्म में होने चाहिए। ऐसा इसलिए कहा उन्होंने, देखिए 4 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट हैं आरएनए में और वो एमिनो एसिड्स हैं, और जो एमिनो एसिड्स हैं दैट कोड फॉर द प्रोटीन्स, वो कितने हैं? 20 एमिनो एसिड्स हैं। So that mean is in some way or in some of way we need to arrange these nucleotides so that 20 amino acids could be formed. हमें किसी भी तरीके से इन न्यूक्लियोटाइड्स को अरेंज करना है ताकि कम से कम 20 एमिनो एसिड्स की फॉर्मेशन हो जाए। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर हम जैसे मान लीजिए कि टोटल 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं हमारे पास प्रेजेंट है, मीन्स 4 नाइट्रोजनस बेसिस। ओके, अगर मैं इनको 4 कटवाइज ना 4 स्क्वायर यानी कि 2-2 की सीक्वेंस में अरेंज करते हैं तो 4 × 4 मीन्स 16 एमिनो एसिड्स की ही फॉर्मेशन हो पाएगी। लेकिन हमें कम से कम 20 एमिनो एसिड्स ही चाहिए। चाहे एक एमिनो एसिड से 1 से 2 बार रिपीट हो जाए, बार रिपीट हो जाए, ये प्रॉब्लम ये नहीं है, लेकिन मिनिमम 20 एमिनो एसिड्स जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ज़रूरी हैं, इनका बनना बहुत कंपलसरी है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 4Q यानी कि 4 × 4 मतलब ट्रिपलेट है ना, इन्होंने ऑब्ज़र्व किया, यानी कि जेनेटिक कोड को हम इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं कि ट्रिपलेट बने, मीन्स 3-3 की सीक्वेंस में हम इनको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये, और टोटल जो कोडॉन बनेंगे वो 64 कोडॉन बनेंगे। तो यहाँ पर जॉर्ज गैमफ ने सजेस्ट किया था कि द न्यूक्लिक एसिड जो हमने यहाँ पर बात की है वो पूरे न्यूक्लिक एसिड की डीएनए या आरएनए के बारे में, तो आरएनए के अंदर जो अरेंजमेंट होनी चाहिए कोडॉन की वो ट्रिपलेट की फॉर्म में होनी चाहिए, ये जॉर्ज गैमफ ने कहा था। ओके, आगे हम देखते हैं कि जॉर्ज गैमफ को किस साइंटिस्ट ने सपोर्ट किया था या सजेस्ट किया था। वो हैं 3 साइंटिस्ट के नाम हैं, हमारी बुक में गिवन है, लेकिन एग्जैक्टली किसने एक्सपेरिमेंट किया था, वो कोडॉन्स बनाए थे, ये वो हैं मार्शल नरेनबर्ग।
1961 में इन्होंने अपने कलीग्स के साथ मिलकर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। इन्होंने जेनेटिक कोडोन के फंक्शंस को इनकी एक्टिविटीज़ की प्रॉपर तरीके से अपने एक्सपेरिमेंट में दिखाया था। और डॉक्टर हरगोबिंद खुराना, इन्होंने आरएनए की सिंथेसिस करवा के देखा था। साथ ही साथ सेवेरा ओका जो थे, उनका भी नाम गिवन है। इन्होंने एक ऐसे सीक्वेंस की डिस्कवरी की थी जो आरएनए के सिंथेसिस करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। टोटल 64 जेनेटिक कोडॉन, 61 1 codons genetic codon, various 3 are stop codon. These codons are also called nonsense codon. ये कौन कौन से हैं? UGA, UAA, UAG, ओपेल, ओकर, एम्बर। यहाँ पर ये तीनों ही ऐसे कोडॉन हैं जो बेसिकली किसी भी एमिनो एसिड्स की फॉर्मेशन में काम में नहीं कर, मतलब उनके काम नहीं करेंगे, फॉर्मेशन का काम नहीं करेंगे, यानी कि नॉनसेंस है। ओके, तो इस तरीके से कोडॉन बन जाते हैं। यहाँ पर जो पहले के कोडॉन्स, दीज कोडॉन्स आर फॉर राइम, किसके लिए कोड करते हैं? फिनाइल, मतलब दीज कोडॉन्स आर फॉर फिनाइल। किसके लिए कोड करते हैं? ये फिनाइल एलेनिन के लिए कोड करेगा। बाकी यूसिन के लिए कोड करते हैं। हाँ, कह सकते हैं इस तरीके के यहाँ पर कोडॉन प्रेजेंट होंगे। जो आइसिन के लिए पर किए हैं, डिफरेंट एमिनो एसिड्स की फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे आइसिन के लिए। 64 कोडॉन यहाँ पर मिलेंगे कि साइलेंट फीचर्स, इसके क्या साइलेंट फीचर्स होंगे, क्या खासियत है इनकी? देखिए, नंबर ऑफ कोडॉन्स कितने हैं? 64 है। 61 कोडिंग होते हैं, 3 स्टॉप कोडॉन्स हैं, है ना। तो दीज आर अनएम्बिगियस, मीन्स इसमें जो डाउट मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है कि कोई भी दोहरा नहीं है कि एक कोडॉन ओनली एक ही एमिनो एसिड्स की फॉर्मेशन करेगा। फॉर एग्जांपल UAA, दिस इज कोडिंग फॉर द फिनाइल एलेनिन, मीन्स किसी भी एक ऐसा जेनेटिक कोड है जो सिर्फ फिनाइल एलेनिन को ही कोड करेगा। सो दिस इज मतलब अनबर्जियस, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। दीज आर डिफरेंट डीजेनरेट, मीन्स सिंगल एमिनो एसिड्स कैन बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन। दीज आर रीड इन कॉन्टेजियस, फैशंस, कंटिन्यूस फैशन से, यानी कि बिना किसी पंचुएशंस के। दीज आर नियरली यूनिवर्सल, कितना भी प्राइम मतलब कितना भी प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हो, हाईली डेवलपमेंट ऑर्गेनिजम्स हो, दोनों के अंदर ही एक कोडॉन सेम एमिनो एसिड्स को कोडॉन करेगा। मतलब दोनों के अंदर ही एक कोडॉन जो सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स को कोडॉन करेगा। इसका मतलब है यूनिवर्सल। दैट AUG हैज़ ड्यूअल फंक्शन होते हैं। AUG इनिशिएटर कोडॉन, दैट कोडॉन फॉर द मेथेनाइल। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। थैंक यू, टेक केयर।